अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स अपडेट्स। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। अमूमन आपने मुझे देखा होगा कि मैं बॉल हाथ में मेरे होती है और मैं बॉल ऐसे करके घुमा रहा होता हूं और करंट मैचेस के ऊपर गुफ्तगू की जा रही होती है, या फिर प्रीवियस मैचेस के ऊपर बात की जा रही होती है, या फिर आने वाले मैचेस के ऊपर प्रेडिक्शन दी जा रही होती है। लेकिन आज मैं ज़बरदस्त माहौल में इस वक्त बैठा हुआ हूं और आपको जान के खुशी ये ज़रूर होगी कि आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और देख के भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहज़ाद अली ख़ान साहब, जिन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री को इस किताब के अंदर बंद करके रखा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको जो मेरे दूसरे गेस्ट जो होंगे इस सेगमेंट के मतलब कि इस ब्रेक के बाद जब दूसरे जो मेरे साथ जो गेस्ट होंगे जलालुद्दीन साहब, जब वो आएँगे तो वो अपने किस्से सुनाएँगे। एक किस्सा इस किताब के अंदर दर्ज भी है। जी हाँ, इस वक्त के वज़ीर आज़म ख़ान साहब, इमरान ख़ान साहब, उन्होंने वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जिताया हुआ है, लेकिन एक मैच के अंदर उनको बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी लग रही थी। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लेता हूँ और जलालुद्दीन साहब को उन्होंने इन करवा दिया अपनी जानिब से। जलालुद्दीन साहब ने पहली हैट्रिक की और इस तरह के पहले-पहले वाक़यात सारे तमाम तर इस किताब के अंदर दर्ज झेल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ाद अली ख़ान साहब। आपसे जानेंगे कि आपको क्या सूझी कि क्रिकेट की हिस्ट्री पे इतनी सारी डिबेट होनी चाहिए और इतनी सारी बात होनी चाहिए? शौक क्रिकेट का पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ ख़ासकर पिछले दौर में। तो वो बस मैंने तमाम फर्स्ट क्लास टेस्ट वनडे और 2020 आ चुका था जब तक, तो बस उस पे लिख दिया माइलस्टोन पे कि 50 क्या हुई, 100 क्या हुआ, ये सब कुछ। तो वो एक मैंने किताबी शक्ल दे दी बस लोगों के जानने के लिए। अब उनको देख रहे हैं और कुछ लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, कुछ उसमें से 2-4 गलतियाँ तो निकाल ही दी हैं। तो वो तो जब किताब इतनी बड़ी होती है तो उसमें 2-4 तो होती हैं गलतियाँ। बस ये इतना। अच्छा, अभी करंटली जो क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट काफ़ी हद तक जो है ज़वाल पज़ीरी का भी शिकार रही है। लेकिन एकदम से फिर जो टीम जो है, टीम में ऐसा लगता है कि जान पड़ गई, टीम बूस्ट अप कर गई है। लेकिन कहीं-कहीं गलतियाँ अब भी दिखाई देती हैं। हिस्ट्री ठीक है, आपकी हिस्ट्री जो टीम की लिख दी है, क्रिकेट की हिस्ट्री काफ़ी हद तक लिखी है आपने, दीगर खिलाड़ियों की भी हिस्ट्री लिखी है। लेकिन जो करंट सिचुएशन जो चल रही है, अभी जो रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, क्या आप रिकॉर्ड्स के हवाले से भी कोई किताब लिखने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा तो एम जो है, मेन जो क्रिकेट है वो तो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट पे तकरीबन मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। एक वक्त था कि मैंने कंपोजिंग भी शुरू करा दी थी, बस कुछ मसले मसाइल होते हैं, आपको पता है। तो वो उसकी वजह से रुक गई थी। इरादा है देखें, लेकिन ये मैं नहीं कहता टाइम के कब वो निकलेगी। तो वो बड़ी, क्योंकि मैं सिर्फ मतलब रिसर्च पे वो करता हूँ, ये नहीं कि 2 जमा 2। मेरा दूसरा एक तरीका है अपना 2 जमा 2 5 वाला, मतलब रिसर्च वाला, जिसको मैं 2 जमा 2 5 कहता हूँ, रिसर्च वो होती है। तो बस वो मैं करता हूँ। तो इंशाल्लाह इतनी की भी आजकल मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक पे भी वो कर रहा हूँ कि उसका हिस्ट्री जमा कर रहा हूँ कि फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, सोलेस, ठीक है वो। तो वो बहुत हद तक कर ली है। तो इंशाल्लाह देखें, लेकिन टाइम मैं नहीं कह सकता ये चीज़। जैसे कि नाज़रीन, आपने ये सुना कि शहज़ाद अली ख़ान साहब ये बात कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को अब हम उस तरह से फ़रोग़ नहीं देते हैं जैसे पहले दिया जाता था। इनके ज़्यादातर रिकॉर्ड जो हैं इन्होंने बताए हैं अपनी किताब के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बताएं। लेकिन अब ये भी बता रहे हैं कि डोमेस्टिक के हवाले से भी अब ये आगाही फ़राहम करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में अपनी अपनी किताब के अंदर, और डोमेस्टिक के हवाले से भी, वनडे के हवाले से भी। लेकिन मैं आपसे एक बात सर ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने कामयाबियों के हवाले से तो लिख दिया है, कोई नाकामियों के हवाले से भी कोई किताब आएगी कि किसने कितने कैच ड्रॉप किए, किसने कितनी दफ़ा जो है नो बॉल्स करवाई हैं, सबसे ज़्यादा वाइड बॉल किसने फेंकी है? ये मैं बता देता हूँ। देखें, जो क्रिकेट रिकॉर्ड्स के हवाले से पाकिस्तान के सिर्फ बता देता हूँ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नो बॉल कराई हैं वो वसीम अकरम साहब ने कराई हैं। अच्छा। और आपके लिए ये भी हैरान कुन बात होगी, फास्ट बॉलर अमूमन कराते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल आपको अपोजिट इमरान खान साहब नज़र आएंगे। उन्होंने अपने कैरियर में बहुत कम नो बॉलें करवाई हैं, बहुत कम। शुरू पीरियड में करवा दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब क्रिकेट अपना अच्छा सर, एम आई रॉन्ग? मैंने ये सुना है कि शायद इमरान खान ने कभी नो बॉल कराई ही नहीं अपने करियर में। नहीं, बहुत कराई हैं। मेरे पास तो शीटें मौजूद हैं उनकी पुरानी, 76 से लेके, बल्कि 72 से, सॉरी 71 से जो पहला मैच खेला तो वो भी मेरे पास शीट मौजूद है। ऐसा नहीं है, कराई हैं, लेकिन बहुत कम कराई हैं। एज ए फास्ट बॉलर जो होना चाहिए, जैसे वसीम अकरम ने पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कराई हैं,
सबसे ज़्यादा कराई हैं, और उनका तो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। एक कबीर खान है, मैं फास्ट बॉलर रहे हैं पेशावर के, उन्होंने जब पहला टूर किया था, हमने एक ही टेस्ट खेला था 94 95 आई थिंक, साउथ अफ्रीका गए थे, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने नो बॉल अवॉइड कराई थी। तो अदरवाइज तो वो दूसरे मोहदे मतलब वसीम अकरम। ठीक है, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने शहजाद अली ख़ान की जो है वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, बहुत ही मज़ेदार बातें हैं इनकी। अगर आपके पास फ़ुर्सत हो तो ये आपको मुँह ज़बानी है, उंगलियों पे, फिंगर टिप्स के ऊपर सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बताएंगे कि किसने कब हैट्रिक की, किसने कब कितने छक्के लगाए स्टार्टिंग के अंदर, पहला छक्का किसने लगाया, पहली गेंद पे पहला चौका किसने लगाया, पहली गेंद पे आउट किसने किया। ये तमाम तर हिस्ट्री है। मैं बहुत जल्द जो है आपको अपने स्टूडियोज़ के अंदर शहजाद अली ख़ान को मिलवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, और उस वक्त भरपूर तरीके से इनके साथ हिस्ट्री के ऊपर बैठ के जो है मुकम्मल तौर पे डिबेट की जाएगी। कहीं मत जाइएगा, जलालुद्दीन से ज़रूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पोर्ट्स अपडेट में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ इससे कबल मौजूद थे शहजाद अली ख़ान साहब, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक़या अगर उनकी किताब का यहाँ पे उनका तस्करा ना किया जाए तो मज़ा नहीं आएगा। ख़ान साहब जो कि इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने एक वर्ल्ड कप भी जीता था। उससे कबल एक मैच के अंदर उनको कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तब उन्होंने ये कहा, ये फैसला किया गया उनकी जानिब से कि आज जलालुद्दीन साहब गेंद फेंक देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जलालुद्दीन साहब ने तो जाके वहाँ पे हिस्टोरी की, आप समझ सकते हैं कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं बयान करने के, इन्होंने हिस्ट्री बना दी वहाँ पे। तो जलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर ये वाक़या था क्या? थैंक यू वेरी मच। है तो इंटरेस्टिंग वाक़या। ऐसा है, इसको अगर हम और थोड़ा पीछे से ले लें तो उसमें इस तरह से है कि हम 82 में इंग्लैंड टूर पे गए थे, जहाँ पे लास्ट टेस्ट मैच था, तो वो मैं बड़ा क्लोज था खेलने के लिए, जो मैं नहीं खेल सका। इमरान खान उस वक्त मुझ पर इतना उनका कॉन्फिडेंस नहीं था। खैर उन्होंने कहा वापस जाओ, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, वहाँ कैंप शैम्प लगना है, तो हम वापस आए जल्दी। ये लोग कुछ लोग रुक गए थे इंग्लैंड में, जिसमें इमरान खान भी थे, जो कि और मोहसिन खान और 3-4 प्लेयर वो अपने थे, किसी कामों में मसरूफ़ थे। तो यहाँ आके हमने जब कैंप अटेंड किया, फिर साइड मैच मिला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो मुल्तान में मैंने एक इनिंग में 5 आउट किए, जस्ट लाइक 100 रन फॉर ए बैट्समैन ना, 5 आउट करना। तो उसके बाद कैंप कराची में लगा था, क्योंकि पहला वनडे हैदराबाद में और टेस्ट मैच कराची में होना था। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम, मगर ये कि मैं उस कैंप के साथ प्रैक्टिस करता था। तो इमरान खान उस कैंप को उन्होंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया, इस फर्स्ट वनडे से पहले। तो जब वो यहाँ कराची आए और देखा सितंबर का महीना था, गर्मी काफ़ी थी, तो उन्होंने लेटली जब अपने आप को विड्रॉ कर दिया मैच से कि मैं ये मैच नहीं खेल सकूँगा, क्योंकि अभी मैं अक्लमटाइज नहीं हुआ हूँ। तो पर्ची हमारे नाम निकल आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लैंड टूर पे साथ था, फिर मैंने 5 आउट किए हुए थे, मैं कराची में रह रहा था। तो इस तरह इमरान खान ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया, क्योंकि वो अक्लमटाइज नहीं हुए थे, और पर्ची मेरे नाम निकल आई उस मैच के लिए। और फहीमुद्दीन अलवी होते थे जो लाइजन करते थे, इमरान खान के भी दोस्त थे। तो मैं तो आके अपना प्रैक्टिस के बाद घर आ जाता था, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, वो करीब ही रहते थे। उन्होंने आके बताया, भाई चलो तुम्हारा नाम आ गया, अब कल तुमने मैच खेलना है। और उस दिन हमें जिस दिन मैच था, सुबह हम बाय एयर ट्रैवल करके गए थे अपना हैदराबाद। पूरी टीम वहाँ से होटल से आई, मैं घर से गया, और हम ट्रैवल करके हैदराबाद गए, और फिर ये मैच खेला गया। और इसमें पहले स्पेल में मैंने अच्छी बॉलिंग की और कोई आउट तो नहीं किया था। और इस तरह से हमने पहले बैटिंग की थी, तो ऑस्ट्रेलिया इसको चेस कर रहा था। जब वो थोड़ा अटैक करने पे आए, तो सेकंड स्पेल होना था, तो सिकंदर बख्श ने, जो मेरा पहला स्पेल का एंड था, उन्होंने कहा मैं यहाँ से करूँगा। वो सीनियर थे, वो चाहते थे कि मैं कोई यहाँ से अच्छी बॉलिंग करूँ। मैं फार एंड पे चला गया। फार एंड से मुझे बॉलिंग मिली, मुझे हेल्प मिली, क्योंकि थोड़ा विंड भी चल रहा था, बॉल पुराना हो गया था। और पहले मैंने अपनी हैट्रिक से पहले एलन बॉर्डर को आउट किया, उसके बाद फिर ये हैट्रिक परफॉर्म की। इसमें रॉडनी मार्श, ब्रूस यार्डले और जेफ लॉसन शामिल थे। तो ये आपको पता है कि हैट्रिक कोई कह के तो कर नहीं सकता, मगर जब आप विकेटें ले रहे होते हैं तो आपको एक होप हो जाती है। एलन बॉर्डर, फिर आप जिन खिलाड़ियों के नाम ले रही हैं, उस वक्त के माया नाज बल्लेबाज थे उस वक्त की क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में। और जलालुद्दीन जिसने पहली हैट्रिक की, आज क्रिकेट से दूर। और मैं यही समझता हूँ कि बेहतरीन कोचेज़ में अगर कोचेज़ का नाम लिया जाए तो जितने भी कोचेज़ हैं उनके आप सरदारों के सरदार हैं।
उसके बावजूद आप क्रिकेट से इतनी दूरी? अब इसका जवाब तो मैं खुद नहीं दे सकता। ये बात आपकी सही है कि हमने यहाँ ट्रेंड सेट किया है। जिस तरह पहली हैट्रिक की है उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में यानी पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोचेस रिकग्नाइज विद द ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट, ऑस्ट्रेलियन को बुला के यहाँ मैंने कोर्स कंडक्ट कराया और वो कोचेस आज पीसीबी के साथ भी लगे। तो इस तरह से पायनियर आप कह सकते हैं। फिर मैंने खुद जो ट्रेनिंग ली है, जो एजुकेशन ली है कोचिंग की, वो मैंने इंग्लैंड से लेवल 1, 2, 3 ट्यूटर लेवल 1, फिर ऑस्ट्रेलिया से लेवल 2 किया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एजुकेशन शुरू की तो उसमें लेवल 3 और लेवल 4 मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के से भी किया। तो बीइंग ए टेस्ट प्लेयर आई एम द हाईएस्ट क्वालिफाइड कोच इन पाकिस्तान। मैं अवेलेबल हूँ और पहले भी थोड़ा बहुत मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करता रहा हूँ रीजनल लेवल पे। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है कि जो जिस लेवल में मुझे करना चाहिए था शायद नहीं मिला, मुझे रिग्रेट तो कोई नहीं है। आई एम अवेलेबल, अभी भी कोई काम का जाएगा, मगर टाइम बीइंग क्योंकि मुझे यूएस गवर्नमेंट ने भी ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी एज क्रिकेट कोच उन्होंने मुझे परमानेंट रेजिडेंस दी थी। अब वहाँ भी क्रिकेट काफ़ी फास्ट डेवलप हो रही है और चीज़ें आ रही हैं नज़र। और 2012 में 22 में वहाँ पे मेजर लीग है। फिर आपने देखा होगा 2024 में उन्हें वर्ल्ड कप भी मिल गया T20 का। तो काफ़ी, तो मैं वहाँ भी वर्क कर रहा हूँ, मगर प्रायोरिटी मेरी पाकिस्तान हमेशा रहेगी और है, मगर ऑफर तो मिलेगी तो आऊँगा। जलाल भाई, आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, फिर आपने कोचिंग का आपको तजुर्बा भी हासिल है, फिर आपने तालीम भी हासिल की कोचिंग के हवाले से, आपने खुद एजुकेशन के हवाले से बताया। यहाँ से अब खिलाड़ी भी दिल बर्दाश्त होके जा रहे हैं, और अगर आप भी यहाँ पे अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे और अगर ये लोग आपको कंटिन्यू नहीं करवाना चाहेंगे, हर चीज़ हर वक्त सियासत ही की नज़र रहेगी, तो आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की क्रिकेट फिर आप कहाँ खड़े हुए देख रहे हैं? देखिए, जो भी अब तक खराबी हुई है पिछले 10-15 सालों में, एक 90s के जो प्लेयर थे ना, उन्होंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की, मोस्ट ऑफ देम, मतलब मैं सबको तो नहीं कहूँगा, उनकी वजह से ही क्रिकेट ख़राब हुई है, क्योंकि उन्होंने कैप्चर करी और जो लोग ट्रेन नहीं थे उन्होंने आके उसमें इंडक्ट हुए, कोचिंग में भी हुए, उनका कॉन्सेप्ट ये था, या उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया अपने आप को कि जिन्होंने क्रिकेट ज़्यादा खेली है वो कोचिंग जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है, कोचिंग करना एक अलग स्किल है। उन्होंने जब कैप्चर किया तो यहाँ काफ़ी जवाल आया क्रिकेट का, और आपने देखा कि वक़ार यूनुस ने कितनी दफ़ा कोचिंग की, वो नहीं चल सके। इसके अलावा और मिसबा को जब लाया गया तो आपने देखा, इंजमाम देखा, ये लोग बेसिकली दे आर नॉट कोच। आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपने 100 टेस्ट मैच खेले हो, तो उस एरा को, और बोर्ड जाहिर है कि उनके अंडर प्रेशर था, और आपने देखा ना कि उन्होंने कोचिंग में खराबी की, और एरिया में भी मैच फिक्सिंग के हवाले से भी 90s में सारा कुछ ज़्यादा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़राब हुई हैं। अब अगर रमीज़ आया जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो सही लोग हैं उनको लाने की ज़रूरत है। हमारे पास लोग मौजूद हैं, बहुत तो नहीं है, हमें डेवलप भी करने हैं, हमें ट्रेन भी करना है। अगर कोचिंग साइड भी कह लें और दूसरे एरिया में भी कह लें, जिसमें आपको प्लेयर को भी ले लें, ट्रेनर्स को भी ले लें, आप एनालिस्ट को भी ले लें, ये सारे डेवलप होने की ज़रूरत है। अगर आप, मेरे ख्याल से हमें आउटसोर्स करने की चीज़ों को ज़रूरत ही नहीं। जो फ्लैंडर आए, हेडन आए, अगर आप इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हैं यहाँ पे, और हम उसके बावजूद भी इनको परस्यू नहीं कर रहे, कंटिन्यू नहीं करवा रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हमारे ही अंदर है। डेफिनेटली, ये तो वेरी ओबियस कि हम अपने लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं देते। उनको ख़ास तौर से जो प्लेयर ने ज़्यादा क्रिकेट खेली है, वो कभी भी लोकल कोच को समझते हैं उन्हें कुछ नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो दुनिया में ट्रेनिंग ली है। सिर्फ ये कि वो अगर अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं बोला तो शायद मे बी वो उनको शायद इम्प्रेस नहीं कर पाते हूँ। मैंने शायद आफरीदी के बीइंग ए हेड कोच मैंने की है, वो मेरी कोचिंग में एज ए कैप्टन खेला है, और दूसरे प्लेयर खेले हैं, सरफराज, ये सारे खेले। हमें हर वो चीज़ आती है जो बाकी दुनिया में आती है, मगर बात यह है कि वो एटीट्यूड हमें चाहिए प्लेयरों में से, जो रिस्पेक्ट करें कोचेस की, और अपनी उस ओपिनियन को ज़रूर दें जो उनकी है, मगर उसके साथ साथ दूसरे की ओपिनियन की भी को एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, टॉलरेंस बढ़ाएं, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह चल सकती है। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। और जैसे मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा है कि रॉ मटेरियल जिसे हम 10 साल का बच्चा कहते हैं, हमारा दुनिया में किसी से कम नहीं है, और हमारे पास उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मगर हमें चैनलाइज करना नहीं आता, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अब ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर बात कर ली जाए, स्टार्टिंग अगर देख ली जाए, गली मोहल्ले से स्टार्ट करते हैं, अतराफ़ से स्टार्ट करते हैं, पार्कों से स्टार्ट करते हैं, अतराफ़ के ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। अब चाइना कटिंग हो गई है, चीज़ें सियासत की नज़र हो गई हैं, वैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। पबजी आ गया हाथों में,
बच्चे कट गए हैं क्रिकेट से, ना कोई हॉकी खेलता हुआ दिखाई देता है, चीज़ें ज़वाल पजीरी की जानिब गामज़न है। जो थोड़े बहुत बच्चे कुछ क्रिकेटर्स हैं वो सियासत की नज़र हो जाते हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्लब क्रिकेट वैसी नहीं रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं है और चीज़ें बंद कर दी गई हैं, ना कि चीज़ों को खोला गया है? देखिए, इसमें एक चीज़ से तो मैं आपकी एग्री करूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा, जैसे आपने चाइना किटिंग की बात की। मगर इसके बावजूद क्रिकेट क्रेज़ी हद तक पाकिस्तान में खेली जाती है और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कि उनकी बगैर एफर्ट से उनको 16 प्लेयर मिल जाते हैं। इसी तरह अगर हम रीजनल लेवल पे आ जाएं, उनको बगैर एफर्ट, उनकी कोई एफर्ट से मुराद उन्हें कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए हुए, ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना प्लेयरों के लिए कोई काम किया। उन्हें 16 प्लेयर में कोई इतनी ज़्यादा बच्चे खुद से क्रिकेट खेलते हैं, कोई उन्हें कहता नहीं है। तो अब आप मिसाल दे देता हूँ कि एक कराची क्रिकेट एसोसिएशन की बात कर लेता हूँ। अगर हमें एक टीम बनानी है, हम अनाउंस करें तो 500 बच्चे तो ट्रायल के लिए, बल्कि हज़ारों बच्चे ट्रायल के लिए खड़े हो जाते हैं और उसमें से आपको 16 करना क्या मुश्किल है, और उसमें कराची क्रिकेट एसोसिएशन कोई काम नहीं कर रही, इसी तरह बाकी एसोसिएशन भी कोई काम नहीं कर रहे। तो ये तो हमारी गुड लक है कि हमारे यहाँ बेताशा क्रिकेट खेली जाती है। जो आपने बात कही है कि वो सब कुछ अपनी जगह होते बावजूद भी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, वही एडवांटेज है कि यहाँ अब तक कुछ प्लेयर, मगर एक बात उसमें यह है कि जो प्लेयर निकलता है, नेचुरल टैलेंट अपनी जगह अहम है, मगर हमें आजकल दुनिया की जो मॉडर्न डेज क्रिकेट है उसमें डेवलपमेंट जो है ना सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली होना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो टॉप प्लेयर जाके जब इंटरनेशनली खेलता है तो उसमें फ्लॉज नहीं होते। हमारे प्लेयर में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा जलाल भाई, बहुत शॉर्ट टाइम है मेरे पास। अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही है, समझ लें कि सारी चीज़ें जो एक दफ़ा फिर से उभर के सामने आई हैं। क्रिकेट ऐसा देखने में लगता है कि बेहतर हो गई है। बाबर आजम की बल्लेबाजी, रिजवान की बैटिंग, बॉलिंग लाइन, सब चीज़ें जो हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद बेहतरी की जानिब गामज़न हुई हैं। क्या ये सिर्फ वक्ती हैं या फिर आने वाले वक्तों में फिर से कलई खुल जाएगी आपकी? एग्जैक्टली, आपने अच्छा सवाल पूछा। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है फॉर द रिसेंट पास्ट से लेके अब तक। दे आर परफॉर्मिंग वेल। उसकी वजह अभी हमें बहुत कुछ टाइम लगेगा ये बात समझाने के लिए वजह क्या है, मगर अगर टीम की बात करें परफॉर्मेंस अच्छी। अगर आप कहते हैं क्रिकेट अच्छी हो गई है पाकिस्तान की, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि क्रिकेट का स्ट्रक्चर शुरू होता है ग्रास रूट से। वर्स्ट तरीन चीज़ हुई है जो पिछले सेटअप में लोग थे, जिसमें वसीम खान, नदीम खान वगैरह थे, इन्होंने 3 साल क्लब क्रिकेट को बंद कर दिया। ये किसी दुनिया में कहीं होता है? और अभी तक वो एडॉक पे खुली है, अभी इस साल क्रिकेट हो रही है वो क्लब की, वो अनऑर्गेनाइज हो रही है, उसका स्टैंडर्ड पहले से ही बदतरीन है। तो हमें अगर क्रिकेट सही करनी है, जिसमें रमीज़ राजा ने ख़ास तौर से कहा है कि मैं क्लब और इसको सही करूँगा, तो इसके लिए उन्हें लोग चाहिए बहुत सारे जो बात समझते हो, विलिंग हो करने के लिए, और उनमें वो एबिलिटी हो कि वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस वक्ती तौर पे अच्छी है और अच्छी कर रही है, इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मगर उस क्रिकेट अच्छी होने की वजह से नहीं कर रही, कुछ चंद लोगों की परफॉर्मेंस से कर रही है। जो आपने कहा कि ये बबल है, किसी वक्त भी फट सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जलालुद्दीन हमारे से मौजूद थे, अपने वक्त के तेज़ तरीन बॉलर हैं ये, और जो हिस्ट्री इन्होंने जो कायम की है वो कभी भी जो है मरते दम तक हम नहीं भूल पाएंगे। लेकिन बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की। अगर हम इनको कंसीडर नहीं करते, ये टीम में आइंदा आने वाले वक्तों में अगर ये नहीं दिखाई देते, कोचिंग करते हुए नहीं दिखाई देते, तो इसमें किसी का नहीं, हम अपना ही, हमारी ही कमज़ोरियाँ हैं। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।